नेक्स्ट हम स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस के केमोथेरेपी में हमने बताया था आइसोनियाजाइड का ट्यूबरकुलोसिस में हमने रोल बताया था। हाँ, इसका रोल बताया था, इसकी टॉक्सिसिटी बताया था। अब इसके बाद हम तुरंत देख लेते हैं, आइसोनियाजाइड के बाद तुरंत देख लेते हैं पैराजिनामाइड। अब ये समझ लीजिए एक शब्द में कि आइसोनियाजाइड और पैराजिनामाइड में कि दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग सेम है, ये इसका भाई है। बस एक ही चीज इसमें अंदर है कि जो डॉर्मेंट होता है, जो डॉर्मेंट बेसिलाई होते हैं माइकोबैक्टीरियम के, जो डॉर्मेंट स्टेज में जो चले जाते हैं, बहुत दिन तक डॉर्मेंट बन जाए, इंट्रासेलुलरली चले जाते हैं, इंट्रासेलुलर में जो चले जाते हैं, मतलब कई सारे ऐसे माइकोबैक्टीरिया होते हैं जो बहुत दिन के बाद जब रेसिस्टेंट कर जाएंगे वो इंट्रासेलुलरली चले जाते हैं, और इंट्रासेलुलरली जब चले जाते हैं तो वहाँ पे आइसोनियाजाइड जो ड्रग है वो जा नहीं पाता है, उस इंट्रासेलुलर पीएच पे ये काम नहीं कर पाता। लेकिन पैराजिनामाइड बहुत ज़्यादा, बहुत कम भी अगर यहाँ पे पीएच हो वहाँ पर भी ये चला जाता है। कौन? पैराजिनामाइड। कौन सा ड्रग है ये? पैराजिनामाइड। मैं आपको बता रहा था कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग में आइसोनियाजाइड के बारे में पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर दूसरा बता रहा हूँ पैराजिनामाइड। और पैराजिनामाइड में हमने बताया कि आइसोनियाजाइड और पैराजिनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, कैटालिस पर ऑक्सीडेज के थ्रू ये भी काम करता है। लेकिन ये इंट्रासेलुलरली जहां पे बहुत लो पीएच होता है वहां पे आइसोनियाजाइड नहीं पहुंच पाता है। खास करके अब जानने का ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है इसमें पोरीन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोरीन चैनल्स होते हैं। इस पोरीन चैनल के चलते वहां पे ड्रग को पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है। वो पोरीन चैनल्स ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, ये है ना। अब यहाँ पे एक कोई चीज है, अपना ऑर्गन रखा हुआ है, तो इस चैनल के थ्रू आपको यहाँ पे पहुंचाना है, ड्रग को यहाँ पे पहुंचाना है। तो ये इस तरीके के यहां तक ये आइसोनियाजाइड नहीं पहुंच पाता है। कौन? तो पैराजिनामाइड लो पीएच पे वहां तक पहुंच जाता है। कौन ड्रग पहुंच जाता है? पैराजिनामाइड पहुंच जाता है। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। एक इसका एडवर्स इफेक्ट है, वो खास ये है कि पैराजिनामाइड में हाइपर यूरेसीमिया होता है, हाइपर यूरेसीमिया होता है। इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो जिस आदमी को ये ड्रग दिया जाता है, मार्केट में सबसे बढ़िया इसका ब्रांड है पाइजीना। क्या नाम है? पाइजीना। तो इसके चलते जब यूरिक एसिड होगा तो इसके चलते आपको गाउट होने का, तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आपको बहुत दिन तक, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन ड्रग दे दिया गया, फिर आपको मैं नोट दिया हूँ सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, इसके बाद भी अगर आपका मल्टी ड्रग थेरेपी होने के बाद भी अगर आपका ट्यूबरकुलोसिस ठीक नहीं हो रहा है, फिर अभी आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है, तो उस केसेस में फिर क्या डॉक्टर जो है पैराजिनामाइड, ये जो है पैराजिनामाइड प्रिस्क्राइब किया जाता है। पैराजिनामाइड जो है कि बहुत लो पीएच पे भी ये काम कर लेता है। इसके साथ स्पेशल ये है कि ये हाइपर यूरेसीमिया करता है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है, पाइजीना के नाम से आता है। जिस तरीके से आइसोनियाजाइड आर्सिनेक्स के नाम से आता है, या AKT1 के नाम से आता है, AKT1 के नाम से, AKT3, इस तरीके से इस नाम से आता है। अब नेक्स्ट ड्रग है इसके बाद रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन की अगर हम बात करें तो विशेष इसमें बात आता है, तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए के सिंथेसिस को रोकता है। क्यों डीएनए डिपेंडेंट आरएनए की सिंथेसिस को रोक देगा? तो इसके चलते क्या होगा, माइकोलिक एसिड के में जो बैक्टीरिया का जो सिंथेसिस होना है वो नहीं होगा, फिर प्रोटीन, फिर एंजाइम। अब यहाँ पे इसकी जो रिफाम्पिसिन की जो बाइंडिंग है वो हमारे आरएनए पॉलीमरेज से बहुत कम है, तो इसलिए इस पे उतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है। मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए के सिंथेसिस को रोकता है। तो क्वेश्चन ये आता है, बार आपको बताता हूँ, एडवर्स इफेक्ट क्या आता है कि जो बैक्टीरिया है अगर उसी के पाथवे को, अगर हमारे बॉडी का भी कोई पाथवे अगर फॉलो कर रहा है तो उसके पाथवे को रोकेंगे तो हमारी बॉडी का भी पाथवे रुक जाएगा, तो पाथवे रुकेगा तो उसमें तो फायदा कर जाएगा, मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन हमारे में एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो इसलिए इस पे हम बात करेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए में, तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो रिफाम्पिसिन से बाइंड नहीं करता, इसलिए एडवर्स इफेक्ट इसमें कम आता है। हालांकि ऐसा इसमें पाया जाता है कि हिपेटाइटिस भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। एक और भी नया में एक साल पीजी में एमडी वाले में या गेट वाले में भी एक बार पूछा था, आप देख लीजिएगा 2005 या 6 में, कि यूरिन का जो कलर होता है ये ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है, कि जो मतलब हार्मलेस है, वो हार्मलेस है, लेकिन कभी बार आता है तो इसे घबराने की बात नहीं है, ऑरेंज रेड कलर का आता है। तो आइसोनियाजाइड क्लियर हो गया, फिर पैराजिनामाइड भी क्लियर हो गया, फिर रिफाम्पिसिन भी क्लियर हो गया। अब एक और ड्रग है, इसका है इथेम्ब्यूटाल का कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि एक होता है एराबिनोग्लाटाम,
अराबिनोग्लाक्टान। अराबिनोग्लाक्टान, ये अराबिनोग्लाक्टान जो होता है, अराबिनोग्लाक्टान, ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस में, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस में, मतलब फैटी एसिड के सिंथेसिस में इसके इनिशियल स्टेज में यूज होता है। तो अभी 100% तो इसका नहीं है कि इथेन ब्यूटाल इसी तरीके से काम करता है, लेकिन एक ये है कि अराबिनोग्लाक्टान को रोक करके काम करता है। अराबिनोग्लाक्टान को जो रोकेगा तो ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए इनिशियल फैक्टर में काम करता है। अगर ये रुक जाएगा तो माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा, तो माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर ये बैक्टीरिया मर जाएगा। अब इसके बाद से एक और ड्रग बचता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड है। इथेन ब्यूटाल में एक और देख लीजिए कि इथेन ब्यूटाल का एक एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा ऑकुलर टॉक्सिसिटी करता है। ऑकुलर टॉक्सिसिटी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी इसके हैं, ऑकुलर टॉक्सिसिटी करता है। तो जो आदमी इथेन ब्यूटाल ले रहा है तो बार बार अपने आई का टेस्ट कराता रहे, क्योंकि ऑकुलर टॉक्सिसिटी इससे होता है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड है। ये क्या कर देगा, फिर आपको मैं बता भी दे रहा हूं, याद भी दिला देता हूं कि मैसेंजर आरएनए था, ये 50S राइबोसोम था, 30S राइबोसोम था। तो 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम में कई जगह ये बाइंड करेगा और ये मिस रीडिंग करा देगा। ये एक्सेप्टर साइट था, ये मतलब एक्सेप्टर साइट था, ये प्रोमोटर साइट था, मतलब ये पेप्टाइडिल साइट भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्सेप्टर साइट और प्रोमोटर साइट, तो यहाँ पे क्या करेगा, कई साइट पे ये बाइंड करेगा और जिससे ये मिस रीडिंग करा देगा। फिर एक बार बात कर लेते हैं, आइसोनियाजाइड ओवर हो गया, पैराजिनामाइड भी ओवर हो गया, रिफाम्पिसिन भी ओवर हो गया, इथेन ब्यूटाल भी ओवर हो गया, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इसका एक ड्रग है वो भी ओवर हो गया। इसका एडवर्स इफेक्ट है अमाइनोग्लाइकोसाइड में कुरारी लाइक इफेक्ट आता है। कुरारी लाइक, कुरारी वही डी ट्यूबर कुरारीन जो आप कहते हैं, मसल्स में वीकनेस आ जाता है, मसल्स में वीकनेस आ जाता है। कुरारी वही है जो आपको कई बार अफ्रीका के जंगलों में जो तीर के आगे लगा करके, बहुत पहले अफ्रीका के जंगलों में वो सब यूज करते हैं, और जैसे जाएगा ये जो तीर है, इस तीर में यहाँ पे एक कुरारी लगा देते हैं, डी ट्यूबर कुरारीन लगाने से क्या होगा, जैसे उसमें डीप करेगा तो ये कुरारी वहां पे रिलीज हो जाएगा, और मसल्स में क्या करेगा कि कैल्शियम है वो कैल्शियम को रिलीज नहीं होने देगा, मसल्स वीक हो जाएगा और वो फिर दौड़ नहीं पाएगा कोई भी जानवर हो, और उसके चलते वहां पे वो एनास्थाइज हो जाएगा। तो ये ट्यूबर कुरारीन लाइक इफेक्ट, कुरारी लाइक इफेक्ट देता है, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एसिटाइल कोलिन के भी रिलीज को कम करता है और कैल्शियम को भी ये अफेक्ट करता है। तीसरी बात एक और भी इसके लिए बताना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन या अमाइनोग्लाइकोसाइड की जब हम बात करें तो देखिए ये कैल्शियम की रिलीज को कम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोलरा के पेशेंट में या डायरिया के केसेस में हम लोग बार बार बहुत ज्यादा, कुछ के बहुत बेस्ट ड्रग है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, केनामाइसिन, नेटिलमाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब ड्रग बहुत ज्यादा यूज होते हैं जैसे कलरा में मारने के लिए। तो पहले कलरा में जो मारने के लिए हम इसको यूज करते हैं तो थोड़ा हमको सावधानी से इसके साथ यूज करना है। क्या सावधानी के साथ यूज करना है कि जिस आदमी को कलरा हुआ है उसको ऑलरेडी जो है मतलब फ्लूइड का जो है लॉस होगा, फ्लूइड का सोडियम का लॉस होगा, पोटेशियम का लॉस होगा, कैल्शियम का लॉस होगा, मतलब उसको हाइपोनेट्रीमिया भी होगा, हाइपोकैल्सीमिया भी होगा। इस केसेस में पहले से हाइपोकैल्सीमिया है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको बार बार बता रहा हूं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को कम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक्टिविटी को कम करेगा, मतलब एसिटाइल कोलिन को, मसल्स को वीक बनाएगा, कुरारी लाइक इफेक्ट इसको देगा, तो इसलिए कैल्शियम को भी ये कम करेगा। तो अगर जिस आदमी में पहले से डिहाइड्रेशन हो चुका है, वाटर भी ज्यादा लॉस हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ये सब सारी चीजें लॉस हो चुकी हैं, अगर तुरंत वो आदमी आता है तो हालांकि बहुत ही बेस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग है, आप जाने अमाइनोग्लाइकोसाइड, किसी को कलरा हो गया तो फर्स्ट लाइन ये यूज होता है। तो यूज होने के बाद डॉक्टर अगर ऐसे प्रिस्क्राइब करता है तो कई बार ऐसा चांस देता है कि कार्डियक कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम कम मिलेगा तो कई बार कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, आपको मसल्स कंट्रक्शन में पढ़ाया हूं, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से वहां पे कैल्शियम कम निकलेगा तो मसल्स कंट्रक्शन कम होगा, तो जो सिस्टोल बनेगा वो कम होगा, तो कार्डियक कोलैप्स होने के चांस है। तो क्या करेंगे, क्या इसके लिए कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका ये कर सकते हैं कि पहले उसको रिहाइड्रेटेड करेंगे। रिहाइड्रेटेड में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को मतलब नॉर्मल सेलाइन उसको डेक्सट्रोज के साथ इलेक्ट्रोलाइट इसको चढ़ा देंगे, और चढ़ाने के बाद जब बढ़िया से हो जाएगा तब हम जब अचीव कर जाएगा तब हम इसके बाद इसको देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आइसोनियाजाइड के साथ क्या कर देंगे, तो विटामिन B6 को हम लोग दे देंगे। ऑकुलर इथेन ब्यूटाल चलाएंगे तो ऑकुलर टॉक्सिसिटी को हर चेक करते रहेंगे, तो ये विशेष सावधानी है, देखते रहेंगे। पैराजिनामाइड अगर पाइजिना चला रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा, गाउटी अर्थराइटिस होने का चांस रहेगा, बार बार जो है ये जो आपका ज्वाइंट्स है वहां पे स्वेलिंग होने का चांस रहेगा। तो ड्रग बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसका डोज को टेपर कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से जब जान रहे हैं कि ये हाइपरयूरिसीमिया कर रहा है, लेकिन अब चूंकि रेसिस्टेंट हो गया तो ड्रग को आप रोक नहीं सकते। और ट्यूबरक्लोसिस इसीलिए हमारे देश में अभी भी 100% इसीलिए नहीं जा पाते, लोग बीच में ड्रग बंद कर देते हैं। तो ये हो गया केमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और इसका एडवर्स इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थैंक यू।